नमस्ते दोस्तों। इसके पहले हमने सेशंस में बात की थी वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 और वर्कमैन कंपेंसेशन रूल 1924 के बारे में, और उसमें अलग अलग प्रोविजंस के बारे में हमने डिस्कशन किया, कुछ कैलकुलेशंस और एग्जांपल्स भी देखे। उसी तरह यहाँ पे सिमिलर पैटर्न का ये एक एक्ट है जो है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो जब हम वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट की बात कर रहे थे उस टाइम भी हमने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की बात कही थी, और ये दोनों सिमिलर टाइप ऑफ एक्ट्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और ये जब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आया है तो उसमें अलग अलग जो इंश्योरेंस की प्रोविजंस हैं जो मेनली एम्प्लॉय को फोकस करती है। तो एम्प्लॉय को कौन कौन से इंश्योरेंस एप्लीकेबल है इसके बारे में इसमें दिया गया है। उसके अलावा जो अलग अलग बेनिफिट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसके बारे में बात कही गई है। और ये एक्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें 8 चैप्टर्स हैं, 100 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। तो ये एक्ट सेक्शन वाइज बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें से जो मेन सेक्शंस या कुछ चैप्टर और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक्ट आया था 1948 में, और उसके बाद में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गए, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट और वर्किंग कंडीशंस में चेंज आते गए, सजेशंस आते गए, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस हिसाब से उसमें 1950, 1956, 1957 में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। और उसके बाद में कुछ जो अमेंडमेंट हम कहते हैं तो अमेंडमेंट आ गए 1951, 66, 70, 75, 84 और 89 में। उसके अलावा जो अभी के भी कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आए हैं। तो इसमें मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्ट का इसका उद्देश्य क्या है, और फिर ये हर एक एम्प्लॉय को क्यों मालूम होना चाहिए, इसके बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। तो इसमें सेक्शन 1 जो है वो प्रिलिमिनरी लेवल है, यानी कि ये एक्ट ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, सभी फैक्ट्रीज को एप्लीकेबल है। और जहां पे स्पेशली जो कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है, एग्रीकल्चरल एरिया है, या ऐसे कुछ एरियाज है जहां पे ये एक्ट लागू हो सकता है। तो स्पेशली इसमें सबसे ज्यादा जो मेन आता है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर इन केस यहाँ पे किस फील्ड में या किस फैक्ट्री के लिए ये अगर एप्लीकेबल होता है, और उसके बाद में भी अगर आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम किए या फैसिलिटीज कम किए, फिर भी ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट उस फैक्ट्री को एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात यह है, सेक्शन 2 में अलग अलग डेफिनेशंस दिए गए, जैसे अभी हमने बात की। तो अभी हम ये डिस्कशन में मेनली बेनिफिट्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में ही बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस इंश्योरेंस एक्ट के। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो होता है उसको जो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देनी है, तो आप कुछ अमाउंट देते हैं और आपका जो एम्प्लॉयर है वो कुछ अमाउंट देता है, तो उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, जो आपका मेन एम्प्लॉयर है, वो कुछ अमाउंट देगा और आप एज ए एम्प्लॉय कुछ अमाउंट देंगे। तो एम्प्लॉय यानी फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से वर्कर, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के हिसाब से वर्कमैन। तो यहाँ पे इसके कुछ डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय के अगर किसी एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाती है, ये फैटलिटी केस बन जाती है, तो उसके बाद में उसको जो भी इंश्योरेंस की अमाउंट मिलने वाली है वो डिपेंडेंट को मिलनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे सेक्शन 2 में 6A के अंदर यहाँ पे जो डिपेंडेंट्स है यानी कि जो रिलेटिव्स है उसके बारे में भी जानकारी देना जरूरी है। उसके अलावा है एम्प्लॉयमेंट की इंजरी। तो ये डेफिनेशन, जैसे कि जनरल इंजरी आपको मालूम है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय उस फैक्ट्री में काम करता है या फिर उस फैक्ट्री का काम करता है और उस टाइम अगर उसका एक्सीडेंट होता है या फिर कोई ऑक्यूपेशनल डिसीज उसको हो जाता है
और वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट दौरान उसको अगर पता चलता है कि ये प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, और जब एम्प्लॉय फैक्ट्री का ही काम कर रहा था या फैक्ट्री की वजह से ही काम कर रहा था उस दौरान हुआ, तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट इंजुरी कहते हैं। तो ये विद इन इंडिया भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। जैसे कुछ एम्प्लॉयज इंडिया के बाहर भी कंपनी के काम से ही जाते हैं और वहां पे अगर इंजरी हो जाती है तो वो भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी कही जाएगी। फिर है एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय अभी जो हमने बात की, तो फैक्ट्री में जो भी मेन काम करने वाले हैं, जो रेगुलर वर्कर्स रहते हैं या एम्प्लॉयज रहते हैं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वाले भी हो सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले अपॉइंटमेंट भी हो सकते हैं, या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक टास्क के लिए कुछ हायर्ड पर्सन भी वहां पे हो सकते हैं। तो ये मेन फैक्ट्री में अगर आपके या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, कोई ब्रांच में, सिस्टम कंसर्न में अगर कोई भी काम करने वाला यहाँ पे अगर जो भी पर्सन होगा तो उसको एम्प्लॉय कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ कंपनी वेजेस देने वाली है, कुछ ना कुछ टास्क देने वाली है, काम देने वाली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ये सभी पर्सन्स यहाँ पे एम्प्लॉय हो जाएंगे। और अगर आपका ये एम्प्लॉय है तो आपको एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट 1948 ये यहाँ पे लागू हो जाएगा। उसके अलावा है फैमिली डेफिनेशन। जैसे अभी हमने बात की थी, अगर इनकेस एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के बाद जो भी इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम होती है वो इंश्योरेंस अमाउंट आपके डिपेंडेंट्स को देनी चाहिए, या फिर इनकेस अगर आप जीवित है लेकिन आपके एक्सीडेंट की केस परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कैटेगरी में आती है, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ प्रोविजंस या हेल्प करने के लिए जो भी पर्सन्स वहां पे रहेंगे, आपके ब्लड रिलेशंस में भी जो होंगे, तो वहां पे उनको फैमिली मेंबर कहा जाएगा। तो फैटेलिटी केस में फैमिली मेंबर्स या नॉमिनीज को वो अमाउंट मिल सकती है, या फिर इनकेस आपका परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट केस है, यानी कि आपके दोनों हाथ या दोनों पैर या एक हाथ या एक पैर या दोनों आंखों या दोनों कान को प्रॉब्लम हो चुका है, जिसकी वजह से आप नॉर्मल काम नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे ये फैमिली मेंबर आपका काम कर सकता है। ये अंडर सेक्शन 211 में दिया गया है। उसके अलावा जो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट केस क्या है, इसकी डेफिनेशन है, जैसे भी हमने वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में भी ये पढ़ा था। तो ये परमानेंट डिसेबलमेंट केसेस जो है, तो ये पर्टिकुलर शेड्यूल में भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी शेड्यूल में दिए गए। तो नॉर्मली इसमें अगर आपको ध्यान में रखना है तो दोनों हाथ अगर आपके काम नहीं कर पाते हैं परमानेंटली, या दोनों पैर आपके काम नहीं कर पाते हैं परमानेंटली, या एक हाथ या एक पैर परमानेंटली काम नहीं कर पाता है, या फिर आपकी दोनों आंखों की आई साइड्स चली गई है, या फिर दोनों कान से आपको सुनाई नहीं देता है, तो ये अगर ऐसे कुछ केसेस है जहां पे हम उसको कह सकते हैं कि यहाँ पे उसकी 100% अर्निंग कैपेसिटी 0 हो चुकी है। तो ये अगर लॉस ऑफ 100% अर्निंग कैपेसिटी की केस आ जाती है तो यहाँ पे ये नॉर्मली इसको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट केस कहा जाएगा। दूसरी है टेम्पररी डिसेबलमेंट केस। तो जहां पे किस एक्सीडेंट इंजुरी की वजह से अगर एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम होता है, मेडिकली वो अनफिट हो जाता है, वो कैपेबल नहीं होता है, या फिर टेम्पररी बेसिस पे वो जो काम करता है वो काम नहीं कर पाता है या थोड़ा बहुत कर पाता है, उसके जो भी कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो चुकी है, या फिर कोई ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो चुके जैसे कि एक हाथ को ही लगा है आपके, या फिंगर्स को ही लगा है, या फिर थंब को लगा है, या फिर शोल्डर को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, या फिर कुछ पैर्स को प्रॉब्लम हुआ है, या एक आंख का ही थोड़ा बहुत विजन चला गया है और वो बाद में रिकवरेबल है, या फिर आपको साउंड या नॉइज की वजह से, एक्सेसिव नॉइज की वजह से प्रॉब्लम हो चुका है। तो ऐसे अगर टेम्पररी कुछ केसेस है जो रिकवरेबल है और जो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में नहीं आते हैं, तो वो सभी केसेस टेम्पररी डिसेबलमेंट केसेस में आ सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेजेस। तो जैसे कि हम रेगुलरली मंथली बेसिस पे जो आपको रेम्युनरेशन मिलता है, जो अमाउंट मिलती है फैक्ट्री से या एम्प्लॉयर से, उसको वेजेस कहा जाता है। इसके अलावा
उसमें कुछ अलाउंसेस एडिशनल हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस हो, ग्रेचुइटी हो या स्पेशल एक्सपेंसेस हो, तो ये भी कुछ अमाउंट्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयर के बेसिस पे या गवर्नमेंट की प्रोविजंस जो होती है उस पे भी डिपेंड होते हैं। कहीं पे पेंशन फंड आपको लागू हो सकता है, कहीं पे प्रोविडेंट फंड यहाँ पे आपको लागू होने वाला है। तो अगर आप वहाँ पे एम्प्लॉय करके काम करेंगे तो आपको ये ऑलरेडी एक्सपेंसेस जो है वो लागू हो सकते हैं, कुछ अलाउंसेस लागू हो सकते हैं, कुछ फंडिंग जो स्कीम्स है वो भी आपको यहाँ पे लागू हो सकती है। उसके अलावा है सेक्शन 19 में कॉरपोरेशंस पावर फॉर हेल्थ मेजर्स। तो जो भी कॉरपोरेशन होगी उनको यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स अलग अलग देने हैं। तो इसके लिए स्पेशली जो हमने बात की थी हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर, ये तीनों कंपोनेंट ओरिएंटेड अगर उसमें से हम देखेंगे तो सेफ्टी ओरिएंटेड फैक्ट्री एक्ट 1948 में गाइडलाइंस दिए हैं डिटेल्स, और हेल्थ एंड वेलफेयर ओरिएंटेड भी वहां पर गाइडलाइन दिए हैं। लेकिन स्पेशली जो इंश्योरेंस के या इंश्योर्ड पर्सन के बारे में या हेल्थ ओरिएंटेड जो बेनिफिट्स है उसके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पे सेक्शन 19 थ्रू दी गई, क्योंकि सेक्शन 19 के हिसाब से जो भी हेल्थ मेजर्स आपको लेने हैं वो कॉरपोरेशंस का ही यहाँ पे पावर होगा कि इसमें अलग अलग सुविधाएं आपको वो दे सकते। उसके अलावा जो ईएसआई फंडिंग होती है, यानी कि जो भी अमाउंट आपको देना है, एम्प्लॉयर कितना देता है, एम्प्लॉयज कितनी देती है, तो उसके ये पर्पस क्या है कि ये कंट्रीब्यूशन क्यों देना चाहिए। तो सेक्शन 28 में इसके पर्पजेस अलग अलग दिए हैं। उसका सबसे अहम पर्पज है कि आपके जो बेनिफिट्स है अलग अलग, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत ये अलग अलग बेनिफिट्स के लिए जो भी पैसा लगेगा उसका जो पेमेंट लगेगा उसके लिए आपको यहाँ पे ईएसआई फंडिंग जनरेट करना जरूरी है। उसके अलावा इन केस अगर एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है, वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो जो भी इंजर्ड पर्सन होगा जो इंश्योरेंस थ्रू आएगा और उसके अगर फैमिलीज को भी यहाँ पे कुछ हेल्प चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो वहां पर उनको भी ये हेल्प मिल सकती है। तो ये ईएसआई फंडिंग उसके लिए लागू हो सकती है। उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स में या डिस्पेंसरीज में या मेडिकल या एंसिलरी सर्विसेज में जहां पर भी आपको एक्सपेंडिचर लगता है, खर्चा लगता है, वो सभी खर्चा ये ईएसआई फंडिंग थ्रू आ सकता है। तो ये सभी बातें डिपेंड है कि यहाँ पे एग्जैक्टली केस क्या है, ये ईएसआई फंडिंग थ्रू यहाँ पे खर्चा किया जा सकता है कि नहीं। अगर ये हाँ है तो यहाँ पर ये आप ईएसआई फंडिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल अथॉरिटी का या प्राइवेट बॉडी का या फिर इंडिविजुअल का, तो ये सभी टोटल अमाउंट जो होगी, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज की कंट्रीब्यूशन हो या एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन हो या गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन हो, तो ये सभी चीजें आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर जो इंजर्ड पर्सन होगा उसके फैमिलीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। इनकेस अगर डेथ होती है तो डिपेंडेंट्स को आप दे सकते हैं। अगर इनकेस आपके ट्रीटमेंट्स के लिए या फिर अलग अलग फैसिलिटीज के लिए कुछ बिल्डिंग्स या इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है तो वहां पर वो कॉस्टिंग के लिए भी आप ये फंड यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पर्पजेस है ईएसआई फंडिंग के। उसके अलावा जो भी एक्सपेंडिचर लगता है हेल्थ वेलफेयर या रिहेबिलिटेशन या रीएम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज के लिए पर्सन के, तो यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर या ये फंडिंग भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पे अगर वो पर्सन इंजर्ड होता है और कुछ महीनों के बाद वापस से वो अगर ज्वाइन हो जाता है, तो उस दौरान की जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होगी या उसका जो वेजेस का लॉस हो चुका होगा उसके लिए आपको ये फंडिंग यूज कर सकते। उसकी डिपेंडेंट्स की अगर कोई फीस होती है या हॉस्पिटल्स की फीस होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फीस होती है, कुछ टेस्ट के लिए फीस होती है या फिर कोई सैलरीज है, अलाउंसेस है, तो ये ऑफिसर्स और सभी स्टाफ के जो भी पेमेंट्स होते हैं तो ये सभी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं ईएसआई फंडिंग। जैसे यहाँ पे अभी हमने बात की कि हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए यहाँ पे, फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे या फिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यहाँ पे या फिर कोई मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे लगेगी।
तो ये सभी इक्विपमेंट, फैसिलिटीज और उसके लिए जो भी मेंटेनेंस या रिपेयर या उसको यूज करने वाले जो स्टाफ होंगे, उनकी सैलरीज भी ये ईएसआई फंडिंग थ्रू। उसके अलावा जो ऑडिटिंग होता है ये अकाउंट्स का, कि ये ईएसआई फंडिंग कंट्रीब्यूशन कितना हो चुका है, इसमें से एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, इसमें बैलेंस कितना है, ये सभी चीजें आपको चेक करने के लिए ये जो ऑडिटिंग के जो पर्सन्स रहेंगे उसकी कॉस्टिंग अलग से हो सकती है, या फिर जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, या फिर कोर्ट केसेस हो सकते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे कुछ फंडिंग लगेगी। तो ये सभी चीजों के लिए यहाँ पे ईएसआई फंडिंग आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। तो ये कंट्रीब्यूशन बारे में जो है ये चैप्टर 4 सेक्शन 38 to 45 तक ये डिटेल्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ये दो मेन कंट्रीब्यूशन है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कितने % इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो जहां पर नॉर्मली ये लेट पेमेंट अगर होते हैं इसमें, यहाँ पर भी 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो लागू हो सकता है, या फिर जो पेंडिंग अमाउंट्स है वो एरियाज यहाँ पे आपके यहाँ पे कवर किए जाएंगे। और उसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज का, तो ये एम्प्लॉयर जो है अगर ये कॉन्ट्रैक्टर होता है तो ये कॉन्ट्रैक्टर से भी ये यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है वो लिया जाएगा। इन केस अगर ये एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड नहीं है और उसका कंट्रीब्यूशन चालू नहीं है, तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके वो रजिस्ट्रेशन के बाद कंट्रीब्यूशन लेना भी यहाँ पे जरूरी होगा। फिर उसके बाद में आता है टर्मिनोलॉजी ईएसआई इंस्पेक्टर। तो ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो होता है उसके अंदर जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसके लिए ये सभी प्रावधान ठीक तरह से चल रहे हैं कि नहीं, या फिर ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है ये एम्प्लॉयज को दी जा रही है या नहीं, इसके लिए ईएसआई इंस्पेक्टर यहाँ पे आपके फैक्ट्रीज को विजिट दे सकता है, और जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी आपके अकाउंट के डिटेल्स है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं, वो सभी चीजें वहां पे वो क्रॉस चेक कर सकता है, देख सकता है। तो ईएसआई इंस्पेक्टर को ये पावर्स है, ये कभी भी विजिट कर सकता है और कभी भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स या फैसिलिटीज जो है वो आपको पूछ सकता है, उसके बारे में वो जानकारी ले सकता है। अभी दूसरा जो मेन पॉइंट था ये ईएसआई एक्ट में, वो था बेनिफिट्स। तो एम्प्लॉय ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट बात यह है कि एम्प्लॉय को अलग अलग बेनिफिट्स कौन से मिलते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 5 में सेक्शन 46 to 73 तक ये अलग अलग बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे कही गई। जो ऑलरेडी इंश्योर्ड पर्सन्स होते हैं या फिर उसके डिपेंडेंट्स होते हैं उनको ये सभी बेनिफिट्स लागू हो सकते हैं। तो इसमें अलग अलग बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे कुछ सर्विस कंडीशंस के लिए है, या फिर कस्टमरी कंसेशंस के लिए है, या फिर सिकनेस लीव के बारे में है, या फिर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स के बारे में है, जो मोटर व्हीकल एक्ट्स का भी रेफरेंस लेना पड़ेगा, और फिर कुछ डैमेजेस या कंपेंसेशन के बारे में है जो इंजुरीज रिलेटेड है, तो उसके लिए भी एम्प्लॉयर का भी जजमेंट लेना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्टली बेनिफिट्स क्या क्या है, तो यहाँ पर है सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट्स बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट और फ्यूनरल बेनिफिट्स। तो ये सिकनेस बेनिफिट क्या है, इन केस कुछ मेडिकल रीजन की वजह से अगर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको डॉक्टर्स के पास जाना है और पीरियोडिकल चेकअप करना है या फिर फॉलोअप लेना है, तो वहां पे आपको जो भी पेमेंट करना पड़ता है उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये रेट डिसाइड करेगा, उसकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा, उसकी कंडीशंस डिसाइड करेगा, और उसके बेसिस पे जो भी सिकनेस होगा आपका, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने के बाद जो भी पीरियोडिकल आपको पेमेंट्स करना पड़ता है डॉक्टर्स को, तो वो आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। सेकेंड है मैटरनिटी बेनिफिट। तो जो नॉर्मली वुमेन्स है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे प्रेगनेंसी पीरियड होता है तो प्रेगनेंसी के पीरियड के कुछ दिन पहले या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर इन केस अगर कोई केसेस होते हैं जैसे कि कंफाइनमेंट केस होती है या मिसकैरेज केस होती है, अगर ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं तो यहाँ पर उनको
जो भी मैटरनिटी ओरिएंटेड बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो यहाँ पे मिल सकते हैं। इनकेस यहाँ पे कोई प्रीमैच्योर बर्थ होता ही है और उसके बाद में फिर उनको कुछ पीरियड के लिए यहाँ पे पीरियोडिकली चेकअप के लिए जाना पड़े, या फिर अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे और डॉक्टर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट और डिटेलिंग के बेसिस पे यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा कि इनको अलग अलग मैटरनिटी ओरिएंटेड बेनिफिट्स क्या देने हैं। उसके अलावा है डिसेबलमेंट बेनिफिट। तो इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है कि अगर कोई पर्सन 3 दिन से ज्यादा अगर होता है और वो एक्सीडेंट की वजह से काम पे नहीं आ पाता है, और फिर उसकी कंडीशन देखी जाएगी कि उसको परमानेंट डिसेबलमेंट केस है, ये टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट केस है, या टेम्पररी डिसेबलमेंट केस है और उसमें भी टोटल या पार्शियल केस है। ये केस देखने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की कंडीशंस के बेसिस पे ये इसके बेनिफिट के रेट्स और उसका पीरियड डिसाइड किया जाएगा। उसके अलावा इन केस वो कुछ एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाते हैं और फिर उनको अगर बाद में रिजॉइन करना है या फिर उसको ट्रैवल करना है, तो ये एम्प्लॉयर्स का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या इमरजेंसी सिचुएशन का फैसिलिटीज या फिर और कोई यहाँ पे अलग अलग फैसिलिटीज भी दी जा सकती है डिसेबलमेंट बेनिफिट के अंदर। ये डिपेंड्स होगा कंडीशंस एग्जैक्टली क्या है। डिपेंडेंट्स बेनिफिट जो होता है तो वो एक्चुअली जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो उसके बाद में जो भी यहाँ पे डिपेंडेंट लीगली डिफाइन किए हैं तो उनको ये अलग अलग इंश्योर्ड अमाउंट यहाँ पे मिल सकती है कुछ पीरियड के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये तय करेगा कि ये डिपेंडेंट्स को ये बेनिफिट कितना देना है, किस पीरियड तक देना है और किस कंडीशन की वजह से देना है। उसके अलावा है मेडिकल बेनिफिट। इन केस अगर एक्सीडेंट होता है या फिर आपको कुछ डिसीज होते हैं या फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन थ्रू कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो फिर अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी या सर्जरी की जरूरत होगी या फिर और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू आपको कॉर्पोरेशन थ्रू आपको अलग अलग मेडिकल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल के लिए जो भी एक्सपेंडिचर लगते हैं तो उसके लिए भी आपके फैमिली मेंबर्स को ये फ्यूनरल बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ईएसआई एक्ट के अंदर ये अलग अलग यहाँ पे बेनिफिट्स मेंशन किए गए। अगर इनकेस एक्सीडेंट होता है और आपको ये जो भी 6 बेनिफिट्स है उसके लिए आपको क्लेम करना है, तो आपको क्लेम करना यहाँ पे पर्टिकुलर एप्लीकेशन थ्रू जरूरी है। तो ये अगर क्लेम करना है, इनकेस फैटिलिटी केस है, डेथ हो जाती है पर्सन की, तो विद इन 3 मंथ्स ये क्राइटेरिया है कि आपको ये एप्लीकेशन करना होगा। इन केस आपके इश्यूज में ऑक्यूपेशनल डिसीजेस है, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कंडीशन चेक करनी होगी कि ये ऑक्यूपेशनल डिसीज कौन से टाइप का है, किस वजह से यहाँ पे ये हो चुका है। जैसे अभी हमने बात की थी कि कुछ केसेस ऐसे है शेड्यूल्स में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी टाइप में। कुछ पार्ट ए और सी टाइप के डिसीजेस ऐसे हैं कि जिनको यहाँ पे कितने टाइम तक आपने काम किया है इस कंडीशन की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्ट बी ऑप्शंस अगर रहेंगे तो वहां पर आपको मिनिमम 6 मंथ्स एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। यानी कि इसका लॉजिक ऐसा है कि आपने कम से कम यहाँ पे अगर 6 महीने काम किया होगा तभी आपको इस फैक्ट्री की वजह से ये डिसीज होने के चांसेस है, अदरवाइज ये चांसेस नहीं है। तो ऐसे केसेस पार्ट बी में डिफाइन किए हैं और बाकी के केसेस यही फैक्ट्री में पॉसिबल है विद इन या लेस देन 6 मंथ्स में भी, तो वो पार्ट ए और सी में डिफाइन किए गए। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग केसेस है, जैसे अभी हमने वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में भी पढ़ा था, वैसे ही केसेस यहाँ पे ईएसआई एक्ट के शेड्यूल में दिए गए। तो ये जो भी आपको कंपनसेशन अमाउंट मिलेगी, तो इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगी, वो यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबल अमाउंट होगी। यानी कि जो पर्सन इंश्योर्ड है, जिसको एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हो चुकी है, जिसको बेनिफिट देना है उसी पर्सन को ये ट्रांसफर हो जाएगा। इन केस अगर डेथ होती है तो ही आपका जो फैमिली मेंबर होगा
जो डिपेंडेंट होगा, लीगली डिफाइन किया होगा, उसको वो अमाउंट मिल सकती है। उसके अलावा जो डिसेबलमेंट बेनिफिट है, ये कमिटेड कर नहीं सकते आप, या एक लमसम अमाउंट में इसको आप बता नहीं सकते कि आपको 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख मिलने वाला है। तो ये डिपेंड्स है, कंडीशंस क्या है, शेड्यूल का कौन सा रेफरेंस है, उसकी कैलकुलेशंस क्या है, और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आपको बता देगा कि आपको यहाँ पे इतना ये बेनिफिट इस टाइप के अमाउंट में मिल जाएगा। अगर जैसे सिकनेस या डिसेबलमेंट बेनिफिट है, वो अगर टेम्पररी डिसेबलमेंट की केस है, तो एम्प्लॉइज को यहाँ पे जो भी पीरियड तक ये ट्रीटमेंट चलेगी, वहां पे उसको लीव मिल जाएगी। तो ये मेडिकल लीव, उसको पेड लीव यहाँ पे मिल जाएगी, और उसके बेसिस पे उसको स्पेसिफिक और दूसरे कुछ अलाउंस देने की जरूरत नहीं। इन केस ये अगर सिकनेस बेनिफिट की केस है या डिसेबलमेंट बेनिफिट की केस है, तो यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी खर्चा आएगा, जो भी एक्सपेंडिचर आएगा, वो यहाँ पे उसको मिल जाएगा। उसके अलावा जो मेडिकल एग्जामिनेशंस होंगे, वो मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए भी या रिकवरी तक भी जो भी आपको एक्सपेंडिचर लगेंगे, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो सिकनेस है और अगर मैटरनिटी केस है, तो ये दोनों यहाँ पे बेनिफिट एट ए टाइम आपको नहीं मिल पाएंगे। आप सिकनेस बेनिफिट भी मांग रहे हैं और मैटरनिटी बेनिफिट भी मांग रहे हैं, तो आपको दोनों में से एक ही बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इन केस आप सिकनेस बेनिफिट और टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट मांग रहे हैं, तो उसमें से भी आपको एक ही बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इन केस मैटरनिटी केस है और टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट केस है, तो यहाँ से भी आपको एक ही बेनिफिट मिलेगा। तो इन केस अगर ये ऐसे दोनों बेनिफिट्स के लिए ऑप्शंस आ जाते हैं, तो वहां से आपको एक बेनिफिट ही मिलेगा। तो ये रिकवरी का जो पीरियड होता है, तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को चेक करना है कि एग्जैक्टली मेडिकल रिपोर्ट्स या मेडिकल सर्टिफिकेट्स क्या कहते हैं, और उसके बेसिस पे उसकी जो भी सिकनेस लीव होगी या मेडिकल लीव होगी, वो उनको सैंक्शन करनी होगी, और उसके बेसिस पे उसके बाकी के जो एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो भी उसको पे करने होंगे। तो अगर यहाँ पे कोई पर्सन बेनिफिट लेता है लेकिन इलीगल तरीके से लेता है, कुछ गलत तरीके से लेता है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे के लेता है, तो वो पर्सन को जो भी अमाउंट आपने ली है, उसको वापस करना पड़ेगा कॉर्पोरेशन। तो जब भी ये प्रूव होगा कि ये अनलॉफुली या इलीगल तरीके से आपने ये जो भी अमाउंट होगी, वो अमाउंट लिया है आपने, तो वो अमाउंट आपको रिफंड करना होगी कॉर्पोरेशन को या फैक्ट्री को। इन केस अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, तो ये जो कैश बेनिफिट्स है वो पेबल हो सकते हैं, या फिर जो नॉमिनीज होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उनको ये बेनिफिट जो है वो उनको दिया जाएगा। इन केस अगर एम्प्लॉयर वेजेस रिड्यूस कर लेता है या बेनिफिट्स कम कर लेता है, क्योंकि वेजेस के बेसिस पे बेनिफिट्स के कैलकुलेशन हो जाते हैं, तो इनको बेनिफिट्स कम देना चाहिए। इस हिसाब से अगर उन्होंने वेजेस कम कर लिए, तो यहाँ पर ये भी एक इलीगल तरीका होगा, और जो भी कंडीशंस लीगल होगी उस तरीके से ही उसको वो बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इन केस एम्प्लॉयर किसी को डिसमिस करता है या पनिश करता है कुछ पर्सन्स को, और उसकी अगर वजह सिकनेस होगी या मैटरनिटी होगी या टेम्पररी डिसेबलमेंट केस होगी या सर्टिफाइड इलनेस होगी, तो ये यहाँ पे वैलिड केस कंसीडर नहीं की जाएगी, तो ये डिसमिसल या पनिशमेंट जो है वो इलीगल होगी। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक नोटिस भी आप दे सकते हैं कि ये जो डिसमिसल है या डिस्चार्ज या रिडक्शन होगा, तो इस पीरियड में आप ये सभी चीजें ये इनवैलिड या इनऑपरेटिव होगी। तो एम्प्लॉयर ये आपको डिसमिस या पनिश नहीं कर पाएगा जब आप यहाँ पे बीमार हो गए या मैटरनिटी लीव पे गए होंगे या टेम्पररी डिसेबलमेंट केस होगी या आपका सर्टिफाइड इलनेस की वजह से आपका यहाँ पे लीव होगा। उसके अलावा जो मिस यूज का अगर किसी पर्सन ने
मिसयूज किया बेनिफिट्स का, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो भी यहाँ पे प्रूव होगा उसके बेसिस पे भी वो पर्सन को वो बेनिफिट्स या अमाउंट्स भी रिटर्न देनी होगी और वहां पे पनिशमेंट भी आपको मिलने के चांसेस होंगे। फिर कुछ गाइडलाइंस जो है वो मिसलेनियस है, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ एग्जाम्पशंस देने की पावर्स है, या फिर रूल में चेंजेस करने के लिए या रूल मेकिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स है, और कॉरपोरेशन को भी कुछ पावर्स है जो रेगुलेशंस बनाने में या सजेशंस देने में मदद करें। तो कॉरपोरेशन ओरिएंटेड जो पावर्स है वो 95 टू 97 सेक्शंस में दिए गए। तो ये था ओवरऑल 100 सेक्शंस वाला जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उसके बारे में जानकारी। थैंक यू।